हाँ, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे साथियों। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साथियों सामाजिक विज्ञान का रामबाण साथियों ये सेशन होने वाला है साथियों। पूरे बुक का साथियों सब्जेक्टिव करने वाले हैं आज के वीडियो में साथियों। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं होगा साथियों, काम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं साथियों। यहाँ से साथियों सेम टू सेम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। ये 100% विश्वास के साथ में बोल सकता हूँ साथियों। और बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो तैयार हो रहा है साथियों। सब्जेक्टिव प्रश्न साथियों 100% आपको हूबहू देखने को मिलेगा। यह सामाजिक विज्ञान का शुरू होने वाला है साथियों। इसलिए साथियों इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और एक एग्जाम जाने से पहले 2x पर वीडियो देख लीजिएगा साथियों। चलिए साथियों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और साथियों इस वीडियो को आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख करके तभी एग्जाम देने के लिए जाएंगे। अगर नहीं साथियों, अगर आप पहले चले गए इस वीडियो को नहीं देखे तो आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न मिस्टेक हो सकते हैं साथियों। चलिए साथियों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। विद्यार्थी जी प्रश्न 1 देखिए, राष्ट्रवाद क्या साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और इसमें साथियों टोटल जितना प्रश्न करवाया जाता है आप लोग ईमानदारी से कर लीजिए। आपको एग्जाम में यही से देखने को मिलेगा प्रश्न 100% साथियों। उत्तर देखिए साथियों, प्रश्न है साथियों राष्ट्रवाद क्या है? उत्तर देखेंगे साथियों, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भाग बनाती है साथियों। ये एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भाग बनती है साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग लिख देंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मैजनी कौन था साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, 100% आने की संभावना है। मैजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। इटली के एकीकरण में मैजनी का महत्वपूर्ण योगदान था साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा प्रश्न साथियों आएगा तो। मैजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार का समर्थन और योग सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। इटली के एकीकरण में मैजनी का महत्वपूर्ण योगदान था साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, प्रश्न 3 साथियों, जर्मनी के एकीकरण की बाध्यताएं क्या क्या थी साथियों? तो उत्तर देखिए साथियों, जर्मनी पूरी तरह विखंडित राज्य था। उसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उसमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। वह प्रशा शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। उसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था साथियों। विद्यार्थी जी ये एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिखिएगा, ये 100% आने की संभावना है साथियों। ये प्रश्न को साथियों आप लोग देख लीजिए साथियों, लिख दीजिएगा साथियों कि जर्मनी पूरी तरह विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें धार्मिक क्रांति, राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। वह प्रशा शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। उसमें जर्मन राष्ट्र की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों, 4 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, 100% आने की संभावना है। देखिए मेटरनिख युग क्या है साथियों? मोस्ट वांटेड प्रश्न है साथियों। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्रित हुई। इनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को कायम करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजय ने अस्त व्यस्त कर दिया था साथियों। ये वांटेड प्रश्न है, ये एग्जाम में विद्यार्थी जी आएगा तो आप लोग लिखिएगा कि नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्रित हुई। इनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को कायम करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजय ने अस्त व्यस्त कर दिया था साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मोस्ट वांटेड प्रश्न साथियों, कई बार पूछा गया प्रश्न साथियों। ये प्रश्न साथियों 100% आने की संभावना है साथियों। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। उत्तर देखिए, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, किंतु वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधात्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन में कोई अभिरुचि नहीं थी और
जो अल्पमत में भी था उसके पास कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में किसी तरह की सफलता हासिल हो रहा था। उसके शासनकाल में भुखमरी एवं बेरोजगारी विद्युत कर में होने लगी, जिसके कारण से क्रांति हुई साथियों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों और 100% आने की संभावना है प्रश्न को साथियों। और एग्जाम में आया तो आप लोग लिख दीजिएगा कि लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, किंतु वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्ग नीति का अवलंबन किया। 1840 ईस्वी में साथियों प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैदात्मिक समाजवादी एवं आर्थिक सुधारों के विरोध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन में कोई अभिरुचि नहीं था और जो अल्पमत में भी था उसके पास कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रहा था। उसके शासनकाल में भुखमरी एवं बेरोजगारी बहु व्याख्यात होने लगे, जिसके कारण 1848 की क्रांति हुई साथियों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग लिख देंगे साथियों। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे साथियों, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6 साथियों, प्रश्न 6 है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। कहता है ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में समाजवाद आंदोलन को कुचल दिया गया। ऑस्ट्रिया का संचार मेटरनिक पुरातन साथियों व्यवस्था का समर्थन था। ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। अतः काबुल ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर क्रामिया युद्ध में भाग लिया और फ्रांस का राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया। 1860 ईस्वी से साथियों 1861 ईस्वी में काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों परमा, मोडने, टस्कनी, फावारा, बेलाजोना आदि को मिला लिया। 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मैजनी काबुल और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी एवं विक्टर एनुअल जैसे शासकों के योगदान के कारण पूर्ण हुआ साथियों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग लिख देंगे साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, फटाफट देखेंगे साथियों, टाइम लिए बिना फटाफट, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में आज साथियों। पूंजीवाद क्या है साथियों। उत्तर है पूंजीवाद से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। उसका उद्देश्य लाभार्जन है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार के शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, खूनी रविवार क्या है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। खूनी रविवार क्या है साथियों। ये 100% आने की संभावना है। ये प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिए। 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ सड़क के पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसलिए उस स्थिति को खुदी रविवार या लाल सेना या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग तैयार कर लीजिए साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों ध्यान से, अक्टूबर क्रांति क्या है साथियों। ये भी प्रश्न 100 इंपॉर्टेंट है आने के साथियों। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा करेंसी सरकार को पलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने साथ दिया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। करेंसी सरकार रूस छोड़कर भाग गए। इस प्रकार की महान नवंबर क्रांति जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, संपन्न हुई। अब शासन का बागडोर लेनिन के हाथों में आ गए साथियों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपके एग्जाम में आने की संभावना था साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं, 10 सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट और 100% आने की संभावना है।
क्लियर साथियों। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल हो सर्वहारा वर्ग के नाम से जाना जाता है साथियों। क्लियर साथियों। एग्जाम में आएगा विद्यार्थी जी सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख दीजिएगा समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अक्टूबर क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न है। अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर क्रांति से पूर्व रूसों के राशन साथियों, क्रांति से पूर्व रूसों किसानों की स्थिति कैसी थी साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो लिखेंगे साथियों, रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक थे साथियों, जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर साथियों प्रश्न 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, और एग्जाम में 100% आने की संभावना है। प्रश्न क्या कहता है साथियों, क्रांति से पूर्व रूसों किसानों की स्थिति कैसी थी साथियों। तो उत्तर लिखेंगे साथियों, रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक थे, जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दस्ता समाप्त कर दी गई, परंतु इससे किसानों में कोई भी स्थिति सुधार नहीं हुआ। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर परंपरागत ढंग से खेती करते थे। उसके पास पूंजी की कमी था। ऐसे में किसान के पास कोई क्रांति नहीं था। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई साधन नहीं था, इसीलिए क्रांति शुरू किया साथियों, कोई चारा नहीं था। एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, हाँ सर लिख देंगे साथियों। उसके बाद साथियों अगला प्रश्न आता है साथियों कि बाओदाई कौन था साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से बाओदाइयों को बुलाकर वियतनाम का शासक बना लिया। चूंकि फ्रांस को उम्मीद था कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनामी बाओदाइयों का समर्थन करेंगे। बाओदाई पूर्व से अन्नान का शासक था, बाद में फ्रांस का समर्थक में दक्षिणी वियतनाम का शासक बना साथियों। ये भी सवाल 100% आने की संभावना है साथियों, आप लोग देख लीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए, अगला प्रश्न साथियों, हिंद चिन्ह का अर्थ क्या होता है साथियों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। हिंद चिन्ह के अंतर्गत वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है और दक्षिणी चीन सागर और पश्चिमी म्यांमार क्षेत्र में पड़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ साथियों। 100% लिख लीजिएगा साथियों, ये प्रश्न आएगा साथियों 100% साथियों। आप लोग उत्तर लिखेंगे साथियों, 1954 ईस्वी में जेनेवा में हिंद चीन समस्या वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। जेनेवा समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। हनोई नदी साथियों, हनोई नदी आगे देखिए क्या कहता है, हनोई नदी से सटे उत्तर का क्षेत्र उत्तरी वियतनाम समाजवादियों और उससे दक्षिणी में दक्षिण वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया साथियों। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था, आप लोग देख लीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों 15, हवा हवा आंदोलन पर चर्चा करें साथियों। MBBI प्रश्न है साथियों, आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न को साथियों, ये एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। उत्तर लिखेंगे साथियों, हवा हवा एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था और नेता साथियों, जिसके नेता हुनई फूसो था, क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा साथियों, आप लोग देख लीजिए साथियों। उसके बाद साथियों है खिलाफत आंदोलन साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ साथियों बताना है, और ये 100% एग्जाम में आएगा साथियों, आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटो साम्राज्य को विघटित कर दिया गया।
तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी प्रयोग से वंचित कर दिया गया। ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामी संसार का खिलाफा हुआ करता था, अतः भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की साथियों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये एग्जाम में 100% आएंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 17 देखिए साथियों, रूलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों और एग्जाम में आएगा साथियों। बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड न्यायाधीश सिडनी रूलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की साथियों, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। समिति की शुरू पर 25 मार्च 1919 ईस्वी को रूलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हुआ साथियों, कोई अपील नहीं हुआ। अगला देखिए, नहीं की जा सकती थी और किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य के बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता साथियों। खिलाफत आंदोलन एक काला कानून है साथियों, और इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना बुलाए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए और बिना कोई नोटिस जारी किए बिना लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसे रूलेट एक्ट कहा जाता है साथियों, और जिसे आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का काला कानून है साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, दांडी यात्रा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, जो महात्मा गांधी शुरू किया था दांडी यात्रा से साथियों। साथियों देखिए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन से शुरू किया था। गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की साथियों। पूछेगा गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे की थी, दांडी यात्रा से की थी। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आता है। दांडी का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था। अब पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया साथियों। ये MBBI प्रश्न है, आपके एग्जाम में साथियों आने की संभावना है 100%। आप इसको तैयार कर लीजिएगा कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। उत्तर लिख देंगे साथियों विद्यार्थी जी कि गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। दांडी का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, 19 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों 19, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है साथियों। आप लोग लिख के ले लीजिए, 100% ये एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। लिखेंगे साथियों, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी सरकार का मतलब हो गया साथियों अंग्रेजों, जो हमारे देश पर गुलाम किए, वो समझौता करने के बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट दी समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 15 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई, जिसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और वे द्वितीय गोलमेज में भाग लेने से सहमत हो गए साथियों। ये प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा साथियों। और ये 20वां प्रश्न देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया साथियों। इसके बारे में कौन ऐसा लोग है, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं जानता है साथियों, पूरा जानता है साथियों। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था साथियों। इसमें मोटा मोटी साथियों क्या कहता है वो देखिए, बिहार में नीले गोरे द्वारा 3 कट्ठा व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अवभूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती है। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे और नहीं करना चाहते थे साथियों, नहीं करना चाहते थे साथियों। ये था साथियों क्वेश्चन। अब साथियों इसमें मोटा मोटी बात ये कह रहा है साथियों, आप लोग ध्यान से देखिए साथियों, कि साथियों नील का खेती का मतलब ये हुआ कि आप अंग्रेजों द्वारा साथियों, अगर आपके पास भूमि है, आप उस भूमि में साथियों, अगर आप 20 भाग में से साथियों 3 भाग का आपको नील का खेती करनी पड़ती थी साथियों। नील का खेती बता दूं साथियों, नील का खेती की एक ऐसी खेती होती है जिसमें अगर आप एक बार नील की खेती कर लिए तो वहाँ पे साथियों आप दूसरा फसल नहीं उपजा सकते, यानी उस खेत का जितना भी उर्वरा शक्ति है साथियों वो खत्म हो जाती है। इसीलिए किसानों ने नील की खेती करने से मना करते थे और हिचकते थे साथियों। साथियों प्रश्न संपन्न हुआ। मुझे उम्मीद है कि इसमें से साथियों आपके इतिहास में ये प्रश्न आ जाएगा साथियों। इससे
आगे प्रश्न नहीं आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों। आप लोग इस प्रश्न को देखिए और अच्छे से देखिए साथियों, और एग्जाम में जाइए। एग्जाम के लिए साथियों बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं साथियों। ये साथियों आप लोगों का साथियों कुछ ही देर के बाद एग्जाम शुरू होने वाला है। आप एग्जाम सेंटर पर पहले पहुंच जाइए, क्योंकि साथियों 1 मिनट लेट होने से एंट्री नहीं दी जाती है साथियों। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम छूट गया है साथियों। आप लोग साल भर का मेहनत है आप लोगों का, अच्छे से साथियों जा करके एग्जाम दीजिए और चिल मूड में दीजिए साथियों। नॉट टेंशन लेकर के एग्जाम दीजिएगा, चिल मूड में फ्री होकर एग्जाम दीजिए। सारा प्रश्न इसी से आएगा, जो पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन आएगा साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। एग्जाम के लिए पुनः अगेन बेस्ट ऑफ लक साथियों। अच्छे करके आइए साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग यहाँ से अच्छे नंबर लेकर आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, और अच्छे से एग्जाम दे के आएंगे साथियों। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों।